हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। आई एम स्वाति शाह और आज हम बात कर रहे हैं डीलेट सेकेंड ईयर के आर्ट इन एजुकेशन सब्जेक्ट का। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि मुझे कराना चाहिए, तो आप सभी के कमेंट की वजह से, सजेशन की वजह से, डिमांड की वजह से ही मैं ये सब्जेक्ट्स पहले लाई हूँ। ठीक है, आर्ट एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, कैसे है और क्या इसमें पढ़ना है, क्या समझना है हमको। और एक बात और, अगर आपने फर्स्ट ईयर में आर्ट इन एजुकेशन पढ़ा है तो ये सेकेंड ईयर में थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अच्छे से एग्जाम में लिखना होगा। अगर हम बात करें, सिलेबस तो इतना टफ नहीं है, बट आप जब आंसर्स लिखते हो वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इसमें मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट तो आप पढ़ लोगे, समझ लोगे क्या है कैसे, बट अगर हम बात करें लिखने में, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। मेनली हमें बेसिक है, हमारा बेसिक्स यूनिट कवर करेगा कि आर्ट क्या होता है और आर्ट इन एजुकेशन से हमें क्या जानना है, क्या मतलब है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग और कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या है मीनिंग और कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट की आर्ट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्ट्स इन एजुकेशन, यानी AIE, आर्ट इन एजुकेशन क्या है। ठीक है, देखो आर्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव आइडियाज़ और स्किल्स, और कोई भी इमेजिनेशन जो भी वो सोच रहा है ह्यूमन कुछ नया करने का किसी भी फील्ड में। ठीक है, चाहे कुकिंग में हो गया, ठीक है, कोई कला होगी, डांसिंग में होगी, इमोशंस वो दिखाना चाह रहा है, या फिर कुछ नए तरीके की चीज़ें बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे कुछ नया बिल्डिंग बना रहा है, डिज़ाइंस बना रहा है, कारपेंटर हो गया। तो ये सभी चीज़ें मिलके क्या बनती है, आर्ट बनती है। यानी ह्यूमन जब अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो विजुअल कोई माध्यम है, ड्राइंग वगैरह करके, या फिर कोई परफॉर्मिंग माध्यम है, कुछ परफॉर्म करके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उसको आर्ट कहते हैं। वो आर्ट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इंडियन कल्चर में कला कहते हैं ना, कला होता है। तो ये बहुत वाइड रेंज होता है, ये आपको समझना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्किल्स आते हैं। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि आर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है, या इसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर पाते हो। चाहे आपने कोई भी साधन चूज़ किया हो, चाहे वो विजुअल आर्ट के थ्रू हो या परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो, चाहे आप कुछ नया कुक कर रहे हो, कुछ नए नए डिशेस बना रहे हो, या कुछ कारपेंट्री में नया कुछ कर रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ नए डिज़ाइंस ला रहे हो, डांस के थ्रू अपने इमोशंस को दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कि आपके इनर फीलिंग्स को, इनर इमोशंस को दिखाने का काम करता है आर्ट। ठीक है, तो उस चीज़ को हम आर्ट कहते हैं। और इसके बहुत अलग अलग तरीके के इसके वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आर्ट को दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्ट इन एजुकेशन में क्या है, कि एजुकेशन के अंदर आर्ट कैसे है। ये तो बहुत सिंपल है। देखो, जब भी हम किसी अदर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आर्ट का यूज़ करते हैं तो इसको कहते हैं आर्ट इन एजुकेशन, यानी कला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शिक्षा में, या शिक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर है कि आर्ट के यूज़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो और उसको और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना रहे हो, उसको और भी ज़्यादा जॉयफुल बना रहे हो, क्रिएटिव बना रहे हो, कलरफुल बना रहे हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही उसको होलिस्टिक बना रहे हो, ताकि बच्चा अपने हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में देख के सीख सके चीज़ें। ठीक है, तो यानी बच्चा अपने हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के चीज़ों को सीख सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लर्निंग थ्रू आर्ट, नॉट जस्ट अबाउट आर्ट, यानी सिर्फ आर्ट नहीं पढ़ना है, आर्ट के बारे में नहीं पढ़ना, आर्ट के माध्यम से भी पढ़ना है। ठीक है, ये बताया गया है इसके अंदर। सो इट इज़ एन एक्सपीरियंशियल अप्रोच। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस वगैरह आप करते हो। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग एस्थेटिक्स एंड इट्स एजुकेशनल रिलेवेंस, कि क्या एस्थेटिक है और एस्थेटिक जो है एजुकेशन में किस तरह आप कह सकते हो काम का है, काम का नहीं है, क्या है, कैसे, ये जानेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्थेटिक के, कि क्या है एस्थेटिक। एस्थेटिक्स क्या होते हैं, किस चीज़ को आप एस्थेटिक बोलोगे, किस चीज़ को नहीं बोलोगे। एस्थेटिक जो है वो एक ब्रांच है फिलोसॉफी का।
ठीक है। और वो किन किन चीज़ों से डील करता है, ब्यूटी में आप एस्थेटिक ढूंढ सकते हो, आर्ट में एस्थेटिक ढूंढ सकते हो, टेस्ट में भी एस्थेटिक ढूंढ सकते हो कि ये टेस्ट बहुत एस्थेटिक लग रहा है, या ब्यूटी या आर्ट में भी ये चीज़ें बहुत एस्थेटिक आपको लग सकती हैं। ठीक है, तो इन एस्पेक्ट्स पे आप देख सकते हो। इसके अंदर कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि इंसान जो है वो कैसे डिफरेंट चीज़ों को देखता है, ठीक है, उन्हें उस चीज़ को कैसे परसीव करता है, उसके लिए क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, या कि कह सकते हैं हर इंसान के लिए अपना अपना एक नज़रिया होता है, तो उसके लिए हर चीज़ अलग हो सकती है। सो हम ये कह सकते हैं जो एस्थेटिक होता है ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि क्या इंसान कैसे किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, कैसे ये पूरी दुनिया किसी भी चीज़ को देखती है, समझती है, और उसको चीज़ें कैसे अच्छी लगती है और कैसे अच्छी नहीं लगती, उसके सेंसेस के थ्रू, उसके इमोशंस के थ्रू, उसके आइडियाज़ के थ्रू। कुछ चीज़ें होती है उसको बहुत अच्छी लगती है, उसे सुंदर लगती है, और वही चीज़ हो सकती है दूसरे इंसान को उतनी अच्छी ना लगे, ना सुंदर ना लगे। तो वही होता है एस्थेटिक, कि कुछ चीज़ें हमको बहुत एस्थेटिक लगती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को वो इतनी अच्छी नहीं लगती। सबके अपने अपने सोच होते हैं, उनके अपनी सेंसेस, इमोशंस के थ्रू वो चीज़ें देखते हैं। कुछ पेंटिंग्स आप देखते हो, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को देखें तो उनको वो पेंटिंग में बहुत कुछ दिख रहा होता है, समझ में आ रहा होता है, उनके लिए वो पेंटिंग बहुत सुंदर होती है, इसलिए उनके लिए वो पेंटिंग उनके इमोशंस और सेंसेस के थ्रू बहुत कनेक्ट करती है, और उनके लिए वो एस्थेटिक होती है। बट अगर हम बात करें कोई बी ग्रुप ऑफ पीपल, उनको वो पेंटिंग बहुत बेसिक सी लगती है और कहती है इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं, इसलिए उनके इमोशंस और उनके सेंसेस के थ्रू वो बहुत कनेक्ट नहीं करती, इसलिए उनके लिए वो एस्थेटिक नहीं है, उनके लिए वो इतना सुंदर नहीं है। वो आर्ट हो गया, वो कोई ब्यूटी होगी, कोई टेस्ट होगा, उनके लिए इतना एस्थेटिक नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही होता है, सबके टेस्ट अलग होते हैं। किसी फूड को अगर आप देखते हो तो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, पर दूसरे इंसान को वो इतनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो बेसिकली एस्थेटिक ही होता है कि किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया, जिसके अंदर आप बात करते हो आर्ट की, कि आर्ट यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हो एस्थेटिक से कि क्या चीज़ आपको सुंदर लग रही है और क्या चीज़ नहीं लग रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एस्थेटिक का एजुकेशनल क्या रिलेवेंस है, वो कैसे एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को बहुत क्रिएटिव चीज़ें दिखाओगे, उन्हें बहुत सारे आर्ट पीसेस दिखाओगे, या पढ़ाते समय बहुत सारे कलर्स का यूज़ करके, बहुत सारे पिक्चर्स का यूज़ करके, मॉडल्स का यूज़ करके चीज़ों को इन्हें पढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर कुछ आर्ट इंक्लूड कर रहे हो अपने सब्जेक्ट में, और उस दौरान आप बहुत सारी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें करोगे जिसमें बहुत एस्थेटिक होगी चीज़ें, यानी कि कहीं ना कहीं उनके सेंसेस से वो कनेक्ट हो जाएंगी, उनके इमोशन से वो कनेक्ट हो जाएंगी। कोई फ्रूट है, उनको बहुत पसंद है, आपने उसके पिक्चर्स दिखाई और कुछ पढ़ाया उनको, तो ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके कुछ इमोशंस को कनेक्ट कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि कितना अच्छा है, कितना सुंदर है जो भी चीज़ वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनकी कुछ स्किल्स डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव होगी, उनकी इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव होगी, उनकी इमोशनल वेलबींग अच्छी रहेगी, कनेक्ट रहेगी, उनको समझ में आया क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, उनको ये समझ में आया कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी एस्थेटिक क्या है, उनको क्या चीज़ पसंद आती है। तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्हेंस होगी। एंड अगर हम बात करें तो ये बच्चों को कहीं मोटिवेट करेगा, और उनको लर्निंग के थ्रू, आर्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा कि वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ में हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे जिसके अंदर वो बहुत इंगेज्ड हैं, बहुत मोटिवेट है लर्निंग के टूवर्ड्स। सो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, क्योंकि चीज़ों में एस्थेटिक आ रहा है। ठीक है, चीज़ें बहुत एस्थेटिकली उनको पसंद आ रही हैं। तो अगर हम ऐसा रूम बनाओगे जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, नए नए चीज़ें हैं, बच्चों के पोस्टर्स हैं, तो वो रूम कितना अच्छा होगा, वो रूम इतना अच्छा होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बच्चा इमोशनली कनेक्टेड फील करेगा, राइट। तो उसके लिए वो एस्थेटिक रूम होगा, और वहाँ पे बैठ के रह के पढ़ना उसे पसंद होगा, और उस चीज़ों को समझना, सीखना और उनसे कनेक्ट करके और आगे लर्निंग बढ़ाना ही इसका मेन मकसद है। तो इसीलिए एस्थेटिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशनल चीज़ों के लिए, हमारी लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्ट्स एज पैडागोजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि आर्ट कैसे एक पैडागोजी, एक पढ़ाने का तरीका है। पैडागोजी क्या होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाने का तरीका होता है पैडागोजी। तो आर्ट कैसे पैडागोजी है, और वो कैसे चीज़ों को, हम कह सकते हैं चीज़ों को सिखाता है बच्चों को, और उन्हें डेवलप करने में मदद करता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स हेल्प टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द अपर प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पे हम अपर प्राइमरी लेवल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अभी डीएलएड के सेकेंड ईयर में हमें 6th to 8th क्लास को पढ़ाने के लिए मौका मिलता है, राइट। तो इसलिए इसको थोड़ा इससे कनेक्ट करके हम देखेंगे। तो आर्ट में हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जोड़ के पढ़ाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे आर्ट एलिमेंट्स डालते हैं, चाहे विजुअल आर्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो, ठीक है। हम आगे बात भी करेंगे विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट क्या क्या है, उनके अलग यूनिट्स भी हैं, ठीक है। तो पूरा यूनिट्स आप अच्छे से कर लेना तो आपको और हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम तो बात करते हैं कि विजुअल आर्ट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में, एक पेडागोजी की तरह। क्यों? क्योंकि जब विजुअल आर्ट हम बच्चों को दिखाते हैं, कोई ड्राइंग हो गई, कोई पोस्टर हो गया, कोई फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, कोई मॉडल हो गया, कुछ भी अगर हम बच्चों को दिखाते हैं तो उसके अंदर वो उनकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है, उनकी सेंसेस इंक्लूड रहती है लर्निंग के टाइम पे। उनके लिए बहुत सारे हम क्वेश्चंस लाते हैं उस फोटोज़ से लेके, उस क्रिएटिव जो चीज़ है उससे रिलेटेड, उस फोटोज़ से रिलेटेड, चार्ट पेपर से रिलेटेड। तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हम डेवलप कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। और विजुअल तो है ही, उनका विजुअल जो स्किल है उसको हम डेवलप कर ही रहे हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एप्लीकेशन में है कि हमने कुछ ड्रॉ कर दिया, साइंस के डायग्राम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मैथ्स के हम कुछ मॉडल्स, ज्योमेट्री ड्रॉ करके बच्चों को समझा रहे हैं, एरिया क्या होता है, ठीक है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वॉल्यूम क्या है, सब चीज़ें समझा रहे हैं आर्ट का यूज़ करके, तो उनको और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ों को, ठीक है। और जो हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो उसका कोई मैप बना दिया कि ये देखो हिस्ट्री में इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ। तो ये हिस्टोरिकल मैप्स वगैरह बना के भी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसीलिए हमें कहते हैं जो आर्ट है बहुत ही पावरफुल पेडागोजिकल टूल है, क्योंकि इसके अंदर विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों आर्ट का यूज़ करते हुए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और उनको वो बहुत टाइम तक याद रहेगी, बिकॉज इसके अंदर उनके सेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जॉयफुल लर्निंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और अगर हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो परफॉर्मिंग आर्ट में हम म्यूज़िक, डांस, ड्रामा ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या रोल प्ले करवा दिया बच्चों को, हिस्टोरिकल मूवमेंट है या कोई इवेंट्स हैं या फिर कोई भी स्टोरी है, इंग्लिश या हिंदी की सब्जेक्ट की कोई भी स्टोरी है, उसको हमने रोल प्ले के थ्रू बच्चों को सिखाया, ठीक है। जैसे हम करवाते हैं ना बच्चों को मैथ्स में कराते हैं कि दुकानदार बनते हैं बच्चे, कुछ बच्चे दुकान पे सामान लेने आते हैं और वहाँ पे बच्चों को मैथ्स हम सिखाते हैं कि कैसे हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। डांस के थ्रू हम कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट्स बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, जैसे हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या बच्चों की स्किल्स डेवलप होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा, टीम वर्क की जो स्किल है वो डेवलप होगी, कहीं ना कहीं एम्पैथी की भावना आएगी बच्चों में, और फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा बच्चों का बनेगा, अपनी बॉडी पे कंट्रोल बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आर्ट है ना वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, चाहे लर्निंग में, डेवलपिंग में, टीचिंग में, हर चीज़ में, डेवलपमेंट में बच्चों के आर्ट एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, AIL। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन हो रहा है आर्ट के साथ, ठीक है। आर्ट के साथ कुछ चीज़ें मिल रही है, कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं, क्या है, कैसे है, आगे देखते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अगर हमें देखने को मिले कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, और टीचिंग लर्निंग मॉडल वेयर आर्ट इज़ द मीडियम फॉर अंडरस्टैंडिंग करिकुलम कंसेप्ट। किसी भी आपके सिलेबस का कंसेप्ट है उसको समझने के लिए अगर आर्ट का यूज़ कर रहे हो, आर्ट का हेल्प ले रहे हो, उसको अपनी लर्निंग में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक मीडियम बन रहा है, राइट। तो इसलिए कहा है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब है कि आप किसी भी पढ़ाने में, कोई कंसेप्ट को समझाने में आपको आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, आर्ट को आप यूज़ कर रहे हो, उसको एक मीडियम के थ्रू यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें नीड एंड इम्पॉर्टेंस की, क्या ज़रूरत है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपको बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें समझाएगा कि कैसे हम किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग और कलरफुल बना सकते हैं, कैसे किसी साइंटिफिक चीज़ों को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं,
मैथ्स को, नंबर्स के खेल को हम कैसे आर्ट से जोड़ के उनके ड्रामा हो गया, चाहे पेंटिंग होगी आपकी, किसी कोई आपका पिक्चर्स हो गए, ड्रामा हो गया, उसके कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर्ट का यूज़ करके कोई अलग सब्जेक्ट, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो गई या फिर हमारा विजुअल आर्ट हो गया, उनकी मदद से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ना कहीं हम उनके बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों के बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि उनकी हमने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर दी, उनके हमने बॉडी की कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया ड्रामा के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, और उनके कहीं ना कहीं हमने क्रिएटिविटी इन्हेंस की कि कैसे चीज़ों को और अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव की। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की स्किल्स को डेवलप करता है। जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जो बच्चों में होनी ही चाहिए, उन सबको ये इम्प्रूव करता है। और अगर हम आर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो लर्निंग है, हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा जॉयफुल होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल हमारी लर्निंग होगी। ठीक है, कि उसमें बच्चे बहुत एक्सपीरियंस लेंगे, कहीं ना कहीं उनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें भी हो जाएंगी कि प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे अलग अलग लर्नर्स है, कोई स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, कोई डिसेबल बच्चा है, कोई किसी भी रूप में आप कर सकते हो, डिफरेंट बच्चे हैं। उनके लिए अगर हम उन सबको आर्ट के थ्रू पढ़ाएंगे ना तो सभी बच्चे को समझ में आएगा और सभी बच्चे एक साथ वहाँ पे इंगेज्ड होके पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो NEP 2020 में भी ये कहा गया है कि बच्चों को आर्ट्स के थ्रू पढ़ाना जाना चाहिए। बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी आर्ट एलिमेंट्स डालनी चाहिए, जिससे वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाए अपनी लर्निंग से, और कहीं ना कहीं बहुत हैप्पीली लर्निंग हो पाए, जॉयफुल लर्निंग हो पाए बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ तो NEP 2020 में भी कहा है, तो हमें तो ये करना ही है। ठीक है, तो ये जो कुछ टर्म्स है ना, इनको आप सब अपने एग्ज़ाम में लिख के आना, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशनल थिंकर्स ऑन आर्ट्स एंड एजुकेशन। आर्ट्स के ऊपर बात करने के लिए कुछ हमारे थिंकर्स हैं, उन्होंने भी बात की कि आर्ट को कैसे हम एजुकेशन में कनेक्ट करके, इंटीग्रेट करके और एक साथ मिक्स करके कैसे पढ़ा सकते हैं, और ये कैसे इतने हेल्पफुल है, कैसे नहीं, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थिंकर्स के बारे में। हम बात करेंगे कि कौन कौन थिंकर्स हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है इस टॉपिक पे। सबसे पहले हैं हमारे टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि आर्ट जो है बहुत इसेंशियल है हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब हम आर्ट से इंक्लूड करके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं, कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, उनके सेंसेस में, उनके इमोशंस में वो कनेक्ट रहती है, और कहीं ना कहीं हमें उससे नेचर में उनको कनेक्ट करने का एक मौका दे रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर है हमारे देवी प्रसाद। इन्होंने भी आर्ट के ऊपर यही कहा कि आर्ट एज अ मीडियम फॉर सोशल चेंज। अगर सोसाइटी में कुछ भी चेंज करना है तो इसको हमें आर्ट को एक मीडियम के थ्रू यूज़ करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम आर्ट के थ्रू सिखाएंगे, जैसे हम पोस्टर्स बनाते हैं ना, सेव वाटर, सेव अर्थ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम आर्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स में, और बच्चों को कहीं ना कहीं सोशल चेंज के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं हम अपने कल्चर से, ताकि उनको पता रहे कि कब कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं। इसलिए सबसे बेहतर जो हमें एक टूल दिखता है वो आर्ट होता है। इसलिए आर्ट से हमें ज़रूर पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और उसके अंदर बच्चों का एस्थेटिक क्या है, क्या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ये उन्होंने कहा है देवी प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर है हमारे एलियट W. एजनर। इन्होंने ये बताया है कि आर्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे टीचिंग लर्निंग के लिए, या कहीं ना कहीं बच्चों को एक समझदार इंसान बनाने के लिए, क्योंकि आर्ट के थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा यूनिक वे प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम वर्ल्ड को देख सकें, जो कि साइंस नहीं कर सकता। और आर्ट कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप करने में भी हमें मोटिवेट करता है और बताता है। इसलिए ये बिलीव करते हैं कि जो आर्ट एजुकेशन है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है, तो इसलिए आर्ट एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे विक्टर लॉफेल्ड, जिन्होंने कहा है कि हमें फोकस करना चाहिए प्रोसेस ऑफ आर्ट मेकिंग पे, जिसके अंदर हम इमोशंस को और अपने सेंसेस को, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, सबको डेवलप कर सकते हैं।
यानी कि कहीं न कहीं ये कहते हैं कि आर्ट एजुकेशन से हम अपने इमोशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि स्टेजेस है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे हम अपने बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने कहीं न कहीं यही कहा है कि हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल ग्रोथ के लिए आर्ट एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आर्ट का इंटीग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के अंदर। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो हम आर्ट करते हैं और कुछ बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो फोकस है वो फोकस हमें रखना चाहिए आर्ट के प्रोसेस में, ना कि उस आर्ट के प्रोडक्ट में। अगर आप कोई बच्चा पोस्टर मेकिंग कर रहा है तो उस पोस्टर मेकिंग के टाइम पे जो प्रोसेस वो हो रहा है, पोस्टर बना रहा है, उसको कलर कर रहा है, उस प्रोसेस में हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। और ये जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो हमारा पोस्टर है वो निकल के आता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने कहा है कि आर्ट जो है हमें इमोशंस को इम्प्रूव करता है, हमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करता है और कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें आर्ट को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए हमें आर्ट को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे जॉन डुई। जॉन डुई का नाम तो बहुत आपने सुना होगा, एजुकेशन फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बताया है, बहुत कुछ काम भी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो इसीलिए इन्होंने अपने व्यूज़ दिए आर्ट पे भी कि इनके अकॉर्डिंग आर्ट जो है वो कोर है, एक बेस है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का, उसके एक्सप्रेशंस का, जिससे वो ह्यूमन को दिखाते हैं कि आर्ट के थ्रू ह्यूमन बहुत कुछ सीख सकता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी थिंकिंग इम्प्रूव होती है, फीलिंग्स इम्प्रूव होती है, डूइंग को कुछ करना चाहते हैं कर पाते हैं, अपने एक्सप्रेशन को, एक्सपीरियंसेस को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं आर्ट के थ्रू। और इसीलिए कहते हैं कि स्कूल को आपने ऐसे बनाना है जिसके अंदर आर्ट एजुकेशन भी इंक्लूड हो, जिससे बच्चा स्कूल और रियल लाइफ को कनेक्ट कर पाए आर्ट एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट है हमारे होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर ने भी आपको बहुत कुछ बताया आर्ट के बारे में। इन्होंने तो अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है जिसके अंदर आर्ट फॉर्म्स भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो उनकी 8 टाइप थे इंटेलिजेंस के, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताया था। उसके अंदर म्यूजिकल था इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमें विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने भी बताया कि आर्ट एजुकेशन को हमें कनेक्ट करके पढ़ाना है बच्चों को, जिससे कि अलग अलग टाइप के लर्नर्स हैं उन सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता चले, और कहीं ना कहीं अगर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, वो उस पर काम करेंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, उनके डाइवर्स स्टाइल्स है, इंटेलिजेंस है, उसको हेल्प करता है आर्ट एजुकेशन। इसलिए हमें आर्ट एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए स्कूल्स में। तो यहाँ तक हमने देख लिया कितने इंपॉर्टेंट है ये, हमारे कितने सारे थिंकर्स ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी देखना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या फिर किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ओके, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना, ठीक है। और कब एग्ज़ाम है मुझे बताना, डेट वगैरह बता देना। साथ ही में ये बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा नहीं। और मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर्स हो, आपके डी एड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के जो फाइनल क्वेश्चन पेपर्स हो, तो उसकी PDF बना के मुझे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली शेयर कर देना, ताकि अभी और आगे आने वाले बच्चों को भी मैं वो PDFs दे सकूँ अपने चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये छोटी सी हेल्प कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया अभी तक, और अपने दोस्तों का शेयर कर दो कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और वो भी पढ़ाई कर लें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ।